चलिए आज हम फिर से चर्चा करते हैं विलयन के एक नए पार्ट में, जिसका उद्देश्य है आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न हम लोग जो कल कर रहे थे, मोलरता, मोलनता, नॉर्मलता, राउल्ट के नियम से, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, इन संबंधी सभी प्रश्नों के हम लोग लगभग प्रश्न कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे नए प्रश्न की ओर, जो वान ठाप गुणांक या फिर क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित होंगे। तो नाइट्रोबेंजीन का सामान्य हिमांक 278.82 केल्विन। नाइट्रोबेंजीन में किसी पदार्थ का 0.25 मोलल विलयन में 2 डिग्री का अवनमन प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। तो नाइट्रोबेंजीन के लिए केएफ का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, m बराबर 1000 गुणे केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहां से ध्यान से देखिए, अगर इस डेल्टा टीएफ को हम इधर उठा लाएं तो डेल्टा टीएफ इधर आ जाएगा। क्या इस m को इधर भेज सकते हैं? 1000 बटे m इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ऊपर स्मॉल डब्ल्यू लिखा है, इंटू के एफ लिखा हुआ है। आप समझिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार ग्राम में और ऊपर गुणे 1000। ध्यान से समझो, पूरा सूत्र किसका बन रहा है? मोललता का। किसका बन रहा है? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? डेल्टा टी एफ बराबर स्मॉल एम इंटू के एफ। हमें के एफ का मान निकालना है। अवनमन कितना प्राप्त हो रहा है? 2 डिग्री का। और जो मोललता वो कितनी दी है? 0.25। तो डायरेक्ट के एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी एफ बटे मोललता। डेल्टा टी एफ का मान 2, मोललता कितनी? 0.25। नीचे से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, क्या बनेगा यहाँ पर? 200 बटे 25, 25 अट्ठे 200। कितना मिल जाएगा के एफ का मान? 8। मात्रक की बात करें, केल्विन मोलल इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके का एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए, आप वीडियो को पुश करके आसानी से लिख सकते हैं, जिससे उद्देश्य हो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 50 ml बेंजीन, 50 ml बेंजीन जो आपका दिखा हुआ है 50 ml बेंजीन, घनत्व दिया हुआ है 0.879, 0.879। ठीक है, में एक पदार्थ को मिलाने पर हिमांक 5.51 डिग्री सेल्सियस से घटकर 5.03 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। यदि बेंजीन के लिए केएफ का मान 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो तो पदार्थ का
अणुभार ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, इस बार हमें जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें क्या निकालना, सीधा सीधा अणुभार निकालना है। ठीक है, अणुभार निकालने के लिए भी हम लोगों ने कल जो फार्मूले पढ़े थे उसको फिर से अप्लाई किया जाए। यम बराबर 1000 गुणे KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्ल्यू। समझिएगा जरा, क्या क्या चीजें हमें पता है। तो 50 ml बेंजीन का घनत्व दिया है कि एक पदार्थ के, यहाँ एक क्वेश्चन में छूट रहा है, पदार्थ के 0.63 इसकी वैल्यू दी हुई है 643 ग्राम को मिलाने पर हिमांक 5.51 से घटकर इतना रह जाता है। तो हमने बताया था जब दो टेम्परेचर दिए हों, चाहे क्वथनांक को चाहे हिमांक को, तो हमेशा उनका उन्नयन कैसे निकालते हैं, घटाकर। चलिए देखते हैं कैसे इनका उन्नयन निकाल सकते हैं। तो डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2 अर्थात 5.51 माइनस 5.03। तो सीधा सीधा 5.51 में 5.03 घट गया, तो कितना बचा 0.51 में 3 मान लो घट गए, कितने बचे 48, तो 0.48 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या निकल आएगा, हिमांक का अवनमन। क्या मिला, ये हिमांक का अवनमन मिला। KF का मान हमें पहले से पता है, डेल्टा TF भी मिल चुका है, स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ 0.643 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू क्या पता है, नहीं पता है। लेकिन ध्यान से देखो, हमें विलायक का भार ना देकर दो अतिरिक्त चीजें यहाँ दी गई। इन दो अतिरिक्त चीजों की मदद से हम क्या निकालेंगे, इसका अणुभार, इसका भार निकालेंगे। ध्यान समझिए, हम कह सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना दिया है 50 गुणे घनत्व कितना है 0.879। चलिए आप लोग जल्दी से इसका गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। जल्दी लीजिए क्वेश्चन और बताइए इसका गुणा करके कितना आ रहा है। सीधा 5 से केवल गुणा करना है, कितना आएगा 5 9 45 और 5 7 35, 35 4 39। इसके बाद फिर 5 8 40, 3 43 और एक जीरो यहाँ डाले तो एक अंक दशमलव कम पड़ जाएगा। 2 अंक के बाद क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है। 5 9 45 4, 5 7 35 और 35 4 39, 3 5 8 40, 40 3 40। चलिए ठीक, तो हमें विलायक का द्रव्यमान कितना मिल गया 43.95। ठीक है, चलिए अब हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। हमें निकालना है अणुभार 1000 गुणे KF का मान पहले से दिया 5.12 गुणे स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ कितना 0.643 बटे डेल्टा TF कितना है 0.48 गुणे ये कितना निकला 43.95। ठीक है, चलिए सबका कैलकुलेशन आप करिए और फटाफट बताइए कितना आंसर आ रहा है लगभग। M बराबर, क्या हम ओरल कैलकुलेशन ले सकते हैं थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। अगर हम एक जीरो यहाँ से हटा के इसको 6.43 मान लें, यानी लगभग 6 के आसपास, और इसको मान ले 5, तो इसको 7 मान ले, इसको 5 मान ले, तो 7 पन्ना 35, लगभग इस पे 35 बन रहा है। आप समझिए, तो एक अंक दशमलव यहाँ पहले से हटा चुके हैं, नीचे से 0.48 है,
यानी इसको हम 0.5 मान लें, ठीक है। और इसको ध्यान से देखो 43.95 यानी लगभग कितना है 44। 0.5 का मतलब होता है 1/2 यानी आधा, तो इसका गुणा कर लें तो क्या लगभग 44 का आधा 22 के आसपास आ जाएगा। ऊपर कितना आ रहा था 35, तो 22 इक्के 22, एक बार तो भाग चला जाएगा। फिर कितना जा रहा है लगभग 22 पंचे 110, यानी अगर इसका ओरल कैलकुलेशन करें हम तो लगभग 155 के आसपास कुछ आना चाहिए। 156.06 आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन टाइम टेकिंग है और उसके लिए हमारा टाइम क्या होगा वेस्ट होगा। वीडियो को पुश करके आसानी से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और बार कितना मिल जाएगा 156.06। ये इसका क्या हो गया और भार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेज दे दीजिए मैं इसके पास। चलिए अगले क्वेश्चन और भी हम देखते हैं इसी तरीके से जो मिलते जुलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा लिया हुआ है यहाँ से 0.29 ग्राम 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को इसमें बेंजीन में घोलने पर 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 की कमी होती है। हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। एम बराबर लिख दे सीधा क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या करना अणुभार निकालना है। चलिए ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है विलेय का भार, यहाँ क्या मिल जाएगा विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ है तो अणुभार तो निकालना ही है। हिमांक पता है कितना 1.5, इसके लिए केएफ का मान देना चाहिए। तो बिल्कुल केएफ का मान दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। केएफ का मान दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। चलिए ध्यान से देखते हैं। सीधा एम बराबर 1000 गुणे केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ अणुभार हमें निकालना है 1000 गुणे केएफ का मान कितना है, केएफ का मान 5, विलेय कितना दिया हुआ है 0.29, डेल्टा टीएफ कितना है 1.5, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 5.8, ठीक है। यहां से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ध्यान से देखो 1 अंक दशमलव 2 अंक दशमलव, ऊपर भी 2 अंक दशमलव हट गए। 29 दूना 58, 5 तिया 15, 2 से 500 यानी 500 बटे 3 कैलकुलेट कर लिया जाए। 3 इक्के 3 कितने 2, 20 तिछंक 18, फिर 20 तिछंक 18 तिछंक 18 तिछंक 18। क्या इसको हम लगभग 167 मान लें। 166.66 कंटिन्यूअस है, लगभग 167 के आसपास इसको हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान से समझेंगे तो इस तरह का बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया कई बार।
यहाँ क्वथनांक के उन्नयन से या हिमांक के अवनमन से अणुभार के गणना करने का सूत्र पूछा जाएगा। उस उद्देश्य पर आधारित यहाँ सवाल होंगे। कभी हिमांक और विलेय विलायक देकर अणुभार पूछ लेंगे, कभी अणुभार देकर विलेय पूछ लेंगे, कभी क्वथनांक पूछ लेंगे। इस तरीके से जितनी भी अज्ञात राशियां उनमें से किसी एक को कम करके बाकी सभी दे दी जाएंगी, जिससे हम आसानी से इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हमारा टॉपिक है समपरासारी विलयन। क्या है? समपरासारी विलयन। क्या होता है समपरासारी विलयन? परिभाषा बताएं। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समपरासारी। जैसे हमारे पास एक यौगिक ए है जिसका विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब P1 सांता C1 और ताप T1। दूसरा एक विलयन बी है, ठीक है, जिसका परासरण दाब P2 सांता C2 और ताप T2। अगर हम इनका कैलकुलेशन करें तो क्या देख सकते हैं? P बराबर CRT, P बराबर CRT। तो पहले का P1 C1 T1, दूसरे का P2 C2, R क्या है? नियतांक। लेकिन समपरासरण की परिभाषा के अनुसार अगर इनका अनुपात करें तो समान ताप पर अर्थात T1 और T2 क्या होंगे? बराबर। तो हमने इनको T1 T2 हटाकर T मान लिया। जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं अर्थात P1 और P2 को भी सेम कर दिया, क्योंकि परासरण दाब क्या होते हैं? समान। क्या कहलाते हैं? समपरासारी। यहाँ से देखें P से P कट गया, RT से RT कट गया, सीधा बचा 1 बराबर C1 बटे C2 या C1 बराबर सांद्रता जो होती है वो मोलों की संख्या बटे आयतन। तो इधर वालों को 1 कर दिया, इधर वालों को 2 कर दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा जो सूत्र बना N1/V1 बराबर N2/V2। यदि हमारे प्रतिशत दिए हुए, क्या दिए हुए? प्रतिशत। दो विलयन के अगर आसानी से प्रतिशत दिए हुए और उन प्रतिशत में से आयतन समान हो, मान लिया जाए दोनों के आयतन समान हो, तो N1 बराबर कब? यदि V1 और V2 क्या हो? बराबर हो। मोलों की संख्या को क्या लिख सकते हैं? भार बटे अणुभार। पहले का 1, दूसरे के लिए 2। अगर मोलों की संख्या और आयतन दिया जाए तो इस फार्मूले का अप्लाई कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। मोलों की संख्या दी हो तो इसका प्रयोग करेंगे, भार अणुभार दिया हो तो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे इस पर समपरासारी विलयन। क्या होंगे समपरासारी विलयन देखेंगे। तो क्वेश्चन है समान ताप पर ग्लूकोज लिखा हुआ है, समान ताप पर ग्लूकोज, समान ताप पर ग्लूकोज का 1.5% 1.5% विलयन ग्लिसरॉल के, ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? C3H कितने हो गए? 3 3 6 2 8 O3, C3H8O3 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1.5% विलयन ग्लिसरॉल के उस विलयन से समपरासारी है जिसके प्रति लीटर
7.65 ग्राम ग्लिसरॉल घुलाओ, ग्लिसरॉल घुलाओ। चलिए देखते हैं क्या होगा। जिसमें से हमें निकालना क्या है, ग्लिसरॉल का अनुभार ज्ञात कीजिए। ग्लिसरॉल का अनुभार ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने एक आपको तरीका बताया था कि जब भी परसेंटेज दिया हो, परासरण दाम में भी देखा था कि 1.5% का मतलब क्या है, 1.5/100। ये हो गया विलय का भार। 100 क्या है यहाँ पर, इस पूरे विलयन का आयतन। तो हम यहाँ से दो चीजें नोट कर लें। स्मॉल डब्ल्यू हो गया कितना, 1.5, और आयतन कितना हो गया, 100 ml। ठीक है, यहाँ से इसको हम लीटर में बदल लेंगे, और या तो जो लीटर में दिया है इसको प्रति लीटर। ये हो गया W1, ये हो गया V1। इसका कितना भार दिया है, 7.65। W2 हो गया 7.65, और V2 कितना है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। ठीक है, इसका अनुभार ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अनुभार कितना, 180। सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, यहां से अगर बात करें हम कि W2 निकालना है, चलो M2 निकालना है, इसका अनुभार निकालना है। यहां पर बताओ कितनी चीजें दी, भार भी है, आयतन भी है, अनुभार भी है। तो हम इस पूरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखें। इसको अगर हम पक्षांतर कर लें तो V1/V2 बराबर N1/N2। V1/V2 बराबर N1/N2। V1 कितना दिया हुआ है, 100। V2 कितना दिया है, 1000। देखिए, इधर से हमने पक्षांतर किया, V1 आ गया, V1/V2, इधर N1/N2। N1 को क्या लिख सकते हैं, W1/M1, और N2 को क्या लिख सकते हैं, W2/M2। W1 कितना है, 1.5, अनुभार कितना है, 180। दूसरे का 7.65, अनुभार कितना है, निकालना है। यहाँ 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, बाहर बाहर का गुणा, भीतर भीतर का गुणा, कितना बनेगा, 1/10 बराबर 1.5/180। ये m ऊपर चला जाएगा, और नीचे बटे में कौन रह गया, 7.65। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो यहां से देखें m बराबर क्या बचेगा, 18 गुणे 7.65 बटे 1.5। एक अंक दशमलव हटाया जाए तो कितना आ जाएगा, 18 गुणे 7.6 से बन गया 76.5 बटे 15। 3 से काट दिया जाए, 3 बचे 15, और इधर कितना, तिछंग 18। 5 से इसको काट दिया जाए, 5 इक्के 5, कितने बचे 2, कितने बन जाएंगे 26। 5 बचे 25, दशमलव लग गया, 1 बचा 15, 5 दिया 15, अर्थात 15.3 गुणे 6। गुणा कर ले इसको, कितना आ जाएगा, 36 18, और 6 पंचे 30, 30 1 31, फिर 6 इक्के 6 6 3 9, अर्थात 91.8 के आसपास इसका अनुभार प्राप्त होगा। इसका आंसर कितना आ गया, लगभग 91.8। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं
कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ, एक कार्बनिक पदार्थ एक कार्बनिक पदार्थ का 1%, पदार्थ का 1% विलयन ग्लूकोज और भार दिया 180 के 3% विलयन के साथ क्या है, समपरासारी, क्या है, समपरासारी। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो कार्बनिक पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं। यहां से अगर हम बात करेंगे इसको कैसे कर पाएंगे, जरा ध्यान दिया जाए। इस बार परसेंटेज दिया है, 1%, 3%, एक है 1%, एक है 3%। 1% कार्बनिक पदार्थ है तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लेते हैं W, और दूसरा ग्लूकोज है, इधर ग्लूकोज हो गया। जब भी परसेंटेज दिया जाए तो 1% का मतलब 1/100, 3% का मतलब 3/100। ये हो गया आयतन, यहाँ भी आयतन V1, ये V2। बताओ इस बार आयतन समान है कि नहीं। अगर हमारे V1 V2 समान है तो कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, N1 बराबर N2, अर्थात W1/M1 बराबर W2/M2। सीधा सूत्र रख दिया जाए। बताओ पहले पदार्थ का भार कितना है, 1 अणुभार निकालना है। इस पदार्थ का भार कितना है, 3, अणुभार कितना है इसका, सीधा तिछंग 18, कितना आ गया, M बराबर 60। इस प्रकार से हम आसानी से इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह का हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग इसको हल करेंगे और हल करके जवाब देंगे। यह आपका होमवर्क रहेगा आज का। चलिए देखते हैं क्या रहेगा होमवर्क आपका। इस 8.6 ग्राम 8.6 ग्राम प्रति लीटर यूरिया, प्रति लीटर यूरिया अणुभार दिया है M बराबर 60, कितना दिया है, 60 का एक घोल, का एक घोल एक अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ X, कार्बनिक पदार्थ X है के 5% के साथ समपरासारी के साथ क्या है, समपरासारी। X के अणुभार की गणना कीजिए। X के
अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस हिसाब से आप सभी लोग इसको कर पाएंगे। जिसका अणुभार आंसर आ रहा है, आंसर आप लिख लेंगे m बराबर 348.8। तो आप सभी इस क्वेश्चन को लेकर इसको हल करेंगे सेम टू सेम और आंसर मैच करेंगे। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएंगे, तो हम कल आपको फिर से देखेंगे। मिलते हैं कल शिक्षक दिवस के मौके पर, तब तक के लिए जय हिंद।